नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश भी अब उत्तर प्रदेश की राह पर चल पड़ा। पहले यूपी की तर्ज पर एमपी में लव जिहाद पर नकेल कसने के लिए कानून बनाया गया और अब पत्थरबाजों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त कानून बना दिया है, जिसको विधानसभा से मंजूरी मिल गई है। कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पत्थरबाजी करने वालों और माहौल बिगाड़कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानून ले आई है। अब यहाँ पत्थरबाजी और हिंसक आंदोलन करने वालों की खैर नहीं। जो भी लोग सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, अब उनसे ही वसूली की जाएगी। लेकिन इस बीच सवाल यही कि क्या इस कानून के बाद प्रदेश में हिंसक आंदोलन और पत्थरबाजी की घटनाओं पर लगाम लगेगी? अटेंशन पर आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी और हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश में भी पत्थरबाजों की खैर नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सख्त कानून को हरी झंडी मिल गई है। मतलब अब संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को ही इसकी भरपाई करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो आरोपी की संपत्ति को भी नीलाम किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर सरकार ये सख्त कानून लाई है। इस अधिनियम के तहत 3 महीने के अंदर प्रकरण का निराकरण होगा। इसकी अपील सिर्फ हाईकोर्ट के अंदर हो सकती है। इसके अध्यक्ष रिटायर्ड जिला जज होंगे। जिला स्तर पर क्लेम कमिश्नर होंगे, जिसका काम एडिशनल या डेप्यूटी कलेक्टर को सौंपा जाएगा। सरकारी संपत्ति के नुकसान की शिकायत कलेक्टर और निजी संपत्ति की शिकायत संबंधित व्यक्ति करेगा। क्लेम कमिश्नर मौके पर जाकर नुकसान की रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को देगा। यही नहीं, वसूली नहीं देने पर आरोपी की संपत्ति की नीलामी भी हो सकती है। क्षतिपूर्ति के लिए जो राशि तय होगी वो संबंधित व्यक्ति को 15 दिन में देनी होगी। अगर नहीं दी जाती है तो ब्याज भी लगेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पत्थरबाजी की घटनाओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त कानून बनाने की बात कर चुके थे। इसे लेकर बुधवार को सरकार ने सदन में ये विधेयक रखा था और गुरुवार को विधानसभा में ध्वनि मत से इसे मंजूरी मिल गई। सीएम शिवराज ने कहा कि पत्थरबाज समाज के दुश्मन हैं और पत्थरबाजी साधारण अपराध नहीं है। अभी तक पत्थरबाजी की घटनाओं पर मामूली सी कार्रवाई होती थी, लेकिन अब कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ कानून का राज होगा। वही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है, अब पत्थरबाजी करने वालों के घर के पत्थर निकाल लिए जाएंगे। शासकीय संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को, निजी संपत्ति को, व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी आंदोलन में, किसी प्रदर्शन में, किसी जुलूस में, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कानून बनाने का मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया। ऐसे लोग जो पत्थर फेंकते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इनके घरों के पत्थर निकाले जाए। कितने पत्थर? ऐसे लोगों को जो कानून तोड़ते हैं, उनकी नजर में कानून का भय है। ऐसे लोग जो अपराधी की शक्ल में समाज में विचरण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये कानून है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की आवाज़ को कुचलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। मध्य प्रदेश में तो कोई पत्थरबाजी की घटनाएं होती नहीं हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी जो है अभी तक 66 कानून बनाए नए। वो 66 के 66 कानूनों से ज़्यादा सख्त कानून पहले से मौजूद हैं, लेकिन 66 कानून और ये 66 के 66 कानून 1 मिनट में पारित हो गए। जैसे ही जो है बहिर्गमन किया कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा से, 5 मिनट के अंदर सीएम आए और कानून रखा हो पास। हाय हाय नो नो हो गया काम। ये इस तरह से अगर कानून जो है बिना किसी चर्चा के, बिना किसी उसके, जिनसे जनता का सीधा सरोकार है, जिनसे जनता का दमन भी किया जा सकता है, जिससे जनता को प्रताड़ित किया जा सकता है, ऐसे कानून हवा में पास हो रहे हैं। ये बहुत ही मध्य प्रदेश के दुर्भाग्य का काल आ रहा है।
मध्य प्रदेश में बीते कुछ महीनों में पत्थरबाजी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। उज्जैन और इंदौर में बीते दिनों अयोध्या के राम मंदिर के लिए धन संग्रह रैली पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव किया था, जिसे लेकर दोनों ही जगहों पर तनाव का माहौल बना और कई लोगों को चोटें भी आईं। हालांकि दोनों ही घटनाओं के बाद स्थानीय प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी और पत्थरबाजों के मकान को जमींदोज कर दिया था। इन घटनाओं के बाद लगातार प्रदेश में पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही थी और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पत्थरबाजों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन अब विधानसभा में पत्थरबाजों के लिए सख्त कानून को हरी झंडी मिल गई है। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि क्या इस कानून के बाद प्रदेश में पत्थरबाजी की घटनाओं पर रोक लग पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो जी हाँ, पत्थरबाजों पर प्रहार, इसी मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत नायडू जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है नायडू जी आपका अनादि टीवी पर। और सबसे पहले आप ही के पास कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश में इस कानून की जरूरत थी? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? अभी जैसे देख रहा था मैं, मध्य प्रदेश में घटनाएं हुई जरूर हैं ये कहा जाता है, लेकिन घटनाओं के बारे में अगर पूरी तहकीकात की गई होगी या की गई थी तो ये महसूस किया गया कि ये घटनाएं जो हैं वो किस तरह से स्पॉन्सर्ड थी। बिल्कुल। और इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि कानून जो है वो असुरक्षा की भावना से बनाए जा रहे हैं। जैसे भूपेश गुप्ता जी कह रहे थे कि भूपेन्द्र गुप्ता जी कह रहे थे कि 66 कानून बनाए गए और सारे के सारे जो हैं वो मिनटों में पास हो गए। अगर इस तरह से एक तरफा फैसले होने तो बगैर कानून के भी किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्थरबाजी की घटनाओं का जो जिक्र हो रहा है मध्य प्रदेश में, मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी समस्या थी जिसको लेके ये किया जाना चाहिए। ये कुल मिला के एक एजेंडा के तहत किया जा रहा है ऐसा लगता है, जिसमें ये महसूस होता है कि शिवराज जी जो अभी तक अपनी सौम्य इमेज के लिए, सौम्य प्रतिमा के लिए जाने जाते थे, वो अब धीरे धीरे ये महसूस कराना चाहते हैं कि नहीं, वो काफी सख्त हो गए हैं। और सख्ती का तात्पर्य ये है कि वो हर कानून जिसकी जरूरत ना भी हो वो यहाँ लाया जाएगा, ये सिर्फ बताने के लिए कि हाँ भाई हम लोग बहुत ज्यादा कानून रखते हैं। दूसरी चीज ये है कि इस तरह के कानून मैं नहीं समझता कि इतनी सख्ती का इंडिकेटर है जितना कि वो अपनी सरकार की असुरक्षा का इंडिकेटर है। कई बार ये महसूस होता है कि इस तरह के कानून, मैं पहले कई मरतबा ये पहले भी देख चुका हूँ, हम लोग चंडीगढ़ में करीब 6 साल देखते थे। उस जमाने में जब बहुत ज्यादा अकाली आंदोलन तेजी पे था, 80 से 86 के बीच की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो कानून इतने लाए गए, उनके पालन में जितनी खामियां रहती थी उनको देख के कई मरतबा लगता था कि कानून के बगैर, अगर मान लीजिए जितने कानून हैं उसी को सख्ती से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए, तो इन कानूनों की जरूरत नहीं थी जो बाद में लाए गए। एक बात तो ये हुआ कि मोटरसाइकिल में पीछे बैठना भी मना कर दिया गया। उसका मतलब ये था कि भाई जो लोग बम डालना चाहते हैं या कोई हिंसा करना चाहते हैं और मोटरसाइकिल पे पीछे बैठकर आते हैं और अपना काम कर जाते हैं। तो ये जब उस पे पीछे बैठने की पाबंदी लगा दी गई मोटरसाइकिल पे, फिर बाद में ये हुआ कि लोग बाग साइकिल पे बैठ के आते थे और अपना बम जहां डालना था वहां डाल के चले जाते थे। तो कानून जितने लाए जाएंगे उनका कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेता है। तो मैं ये नहीं कहता कि कानूनों की जरूरत नहीं, लेकिन कानून से ज्यादा कानून के एनफोर्समेंट के लागू करने की पद्धति पर सब कुछ निर्भर है। अभी कुछ ही दिनों पहले गंजबासोदा में एक घटना हुई चर्च के पर हमले की, और उस वक्त में तो पथराव जो हुआ था क्या और उसको बहुत हल्के से लिया सरकार ने। ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि इससे कुल मिला के एक कम्युनल एजेंडा, एक सांप्रदायिक एजेंडा पूरा किया जाना उस सरकार का उद्देश्य बना हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के कानून की इतनी ज्यादा जरूरत थी जितनी तत्परता के साथ में इसको लागू किया गया। हाँ, ये जरूर है कि अगर लागू किया जा रहा है तो सरकार सम्यक दृष्टि से सब लोगों के खिलाफ उसका इस्तेमाल करे, तब जाके बात बनेगी। मैं नहीं समझता कि ऐसा होता नजर आ रहा है। कानून लागू करने में हम लोगों के यहाँ काफी भेदभाव होता है।
और मुझे नहीं लगता कि जितनी कानून लेकिन इसमें बनाए हैं उन्होंने सरकार कई ने उससे ऐसे ज्यादा। प्रावधान किए क्योंकि रिटायर्ड जिला जज है, आप ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा और हाई कोर्ट में अपील हो सकती है, यानी कि नीचे के लेवल देखिए पर आप कुछ गड़बड़ी ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। नहीं कर नहीं पाएंगे, यहाँ तक तो ठीक है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी किस तरह से फैसले हुए हैं इनको देखा है, तो इस तरह की चीजों को लेके अब वो बात नहीं कही जा सकती कि उनका सम्यक दृष्टि से पालन होगा। कई बार ये होता है कि आप कानून जब लागू करते हैं, कानून इससे पहले थे और उनका उनका उपयोग होता था, लेकिन इतनी असुरक्षा दिखाई नहीं देती सिवाय इमरजेंसी के। जब इमरजेंसी में कई कानून बनाए गए और ये सिर्फ इसलिए मतलब नजर आ रहे थे कि वो सरकार को सरकार की असुरक्षितता का सुरक्षा का भाव दिखाते थे। तो कुल मिला के ये ऐसा लग रहा है कि बगैर सूचना के एक इमरजेंसी सी लागू की जा रही है। लेकिन तो इसको अगर कोई ऐसे भी अच्छी माने चीज कि अगर सरकार को ये लगा कि अगर ठीक है कि निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना भले अभी ना हो कि बाद में, क्योंकि हमने देखा था कि जो बच्चियों से माइनर बच्चियों से रेप के मामले में हत्या फांसी का कानून मध्य प्रदेश सरकार लाई, फिर देश भर में उसको लागू किया गया। लव जिहाद में हम देख रहे हैं कई सारे मामले आ रहे हैं और इसमें ऐसा आरोप प्रत्यारोप भी ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में। और इस कानून को भी लेके जो आपने कहा कि बहुत लंबे समय से ऐसी घटनाएं हुई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि निकट भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो या जो लोग ऐसी सोच रखते हो, क्योंकि अभी हमने देखा है नायडू जी, जैसे हमने जो पत्थरबाजों का जिक्र किया, आपने सुना भी होगा उज्जैन इंदौर का, कि पत्थरबाजी की घटना हुई और आपने सीधे मकान ढहा दिया। अब जरूरी नहीं है मकान उसी पत्थरबाज का होगा, जरूरी नहीं है कि उसी ने पत्थरबाजी की होगी, तो कम से कम एक ट्रिब्यूनल में जाएगा, उस सामने वाले को भी अपील का एक मौका मिलेगा कि वो अपना पक्ष रख पाए। क्योंकि अभी तो ये हो रहा, हम देख रहे हैं कि किसी गुंडे बदमाश ने कुछ किया, पुलिस जाती है बुलडोजर से उसका मकान गिरा देती है, जबकि वो मकान वैध है अवैध नहीं है, इसका फैसला अलग तरीके से होना चाहिए। नहीं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन इसका दुरुपयोग की जितनी संभावना है उससे ज्यादा उससे कम है इसके उपयोग की संभावना है, मैं अभी भी मानता हूँ। क्योंकि देखिए होता ये है कि जैसे आपने देखा कि वो बुलडोजर से अगर मकान ढाया गया है, तो ये स्पष्ट है कि अगर कानून होता भी तभी सरकार उसको किस तरह से डिफेंड करती, किस तरह से उसके खिलाफ चार्जशीट ना फाइल करती और किस तरह से उसको बचाने की कोशिश करती। ठीक है, क्लेम किया जा सकता है, लेकिन इसके पालन न करने की संभावनाएं सरकार के साथ में ज्यादा होती हैं बजाय इसके कि सामने वाले। जी ब्रजेश जी, दोनों चीज़ें, लेकिन एक और चीज़ है फिर, क्योंकि भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा है कि 66 कानून इस प्रकार के पास हुए हैं और इम्प्लीमेंट की जो बात नायडू जी कह रहे हैं, लेकिन आज जब ये कानून पास हुआ उस समय कांग्रेस के कई सारे सदस्य मौजूद थे और एक ने भी इसके विरोध में हाथ नहीं उठाया, जबकि पहले जब कल ये बिल लाया गया था तब ये कहा था कि इस पर चर्चा होना है। तो जब और पहले के जो 66 कानूनों का भूपेंद्र गुप्ता जिक्र कर रहे हैं, आज ही कई सारे ऐसे अधिनियम विधेयक लाए गए और जिसमें हाँ की जीत और ना की हार हुआ, और कांग्रेस के मौजूदा एक में भी आदमी ने हाथ उठाने की जहमत नहीं उठाई। तो कहीं ना कहीं दोषी कांग्रेस भी है कि अगर इतने सख्त कानून बन रहे हैं और जिनकी ज़रूरत नहीं कांग्रेस के हिसाब से, तो उनका इसको चर्चा करानी थी सदन के अंदर, बजाय इसके कि वो वॉकआउट कर जाए। क्योंकि जब आज ओबीसी आरक्षण को लेकर जब चर्चा हो रही थी सदन में, जब दोनों नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री ने मिलकर एक अशासकीय संकल्प पास कर दिया, उसके बाद इस विधेयकों पर चर्चा होना थी, अनुपूरक बजट पर चर्चा होना थी, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने जब पटल पे जब रखा गया तो बिना हो हल्ले के वो चुपचाप बाहर निकल गए, पास हो गया कानून और बाहर भी वो उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। अब वो कह रहे हैं कि इस प्रकार के कानून ठीक नहीं है। देखिए मनोज जी, उसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपको जनता के बीच में जाना है, और जिस तरह से एजेंडा सेट करने की बात यदि नायडू जी कह रहे थे, इस कानून का यदि सदन के अंदर विरोध करती कांग्रेस, तो उसको अपने वोट बैंक का जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ वो बढ़ रही है, उस पर कहीं ना कहीं धक्का लगता है। तो राजनीतिक दल ये सोचकर भी विरोध नहीं करते। यदि लव जिहाद के कानून का विरोध करेंगे तो कहेंगे कि आप एक पक्ष के साथ खड़े हुए हैं, दूसरे बहुसंख्यक पक्ष के साथ नहीं खड़े हैं। तो राजनीतिक नफा नुकसान देखकर भी विरोध किया जाता है। क्या उन्होंने विरोध नहीं किया इस कानून का, उन्होंने ये कहा कि 66 कानून आपने बिना चर्चा के पारित कर दिए। तो चर्चा कराएंगे तो आपको अपना पक्ष रखने का मौका होगा। चर्चा होने से ये फ़ायदा होता है कि आप उसमें और संशोधन करा सकते हो। हम देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश का कानून का भी हमने देखा है, मध्य प्रदेश में जो कानून बना है वो भी देखा है। हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो कानून बनाया है सरकार ने, वो उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा सख्त कानून बनाया है। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई लूप होल छोड़ दिए उन्होंने कि यदि आपको जब FIR दर्ज होगी और जिसकी वैध संपत्ति होगी, जिसके पास रजिस्ट्री होगी उसकी, वही अपील कर सकता है।
आपने यहाँ पे हाथ ठेले वाले से लेके किसी का भी कोई नुकसान होगा उसको अपील करने की आपने छूट दे दी है। छोटे आदमी की चिंता कह सकते हैं छोटे आदमी, आपने 90 दिन का टाइम पीरियड रखा है, उन्होंने टाइम पीरियड रखा है कि आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कोई समय सीमा नहीं है उसकी। तो तमाम तरह की जो छूट दी गई हैं, और यहाँ 2 गुना वसूली, वहाँ पे उतनी ही वसूली कर सकते हो जितना नुकसान हुआ है। और राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वो संपत्ति जो नुकसान हुआ है उसकी छूट दे दे या उसे माफ़ कर दे। यहाँ पे है कि आप यदि निजी व्यक्ति हो तो आपको उसकी जिसने नुकसान पहुँचा है और जो उसको उकसा रहा था उसकी संपत्ति बेचकर आप चल संपत्ति बेचकर आप वसूली कर सकते हो। समय सीमा निर्धारित की गई। तो ये बात तो देखने वाली बात है कि यहाँ इतने सख्त कानून की क्या जरूरत थी। निश्चित तौर पर कानून होना चाहिए और कानून का डर होना चाहिए। हो सकता है सरकार की मंशा हो कि लोगों में डर हो, और जो 2 पत्थरबाजों की घटना हुई, 2 पत्थरबाजी की लेकिन घटना आपको नहीं लगता मानसिकता बदलना जरूरी? क्योंकि निर्भया कांड के बाद पूरे देश में हमने आक्रोश देखा था, सख्त कानून भी बने, लेकिन उसके बाद भी हम एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। अभी हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु की एक बच्ची उसने जो सुसाइड नोट लिखा है कि इस देश में बच्ची या तो अपनी माँ की कोख में सुरक्षित है या कब्र में सुरक्षित है। तो इस स्थिति के बाद भी तो समाज की मानसिकता बदलना सबसे ज़्यादा जरूरी है कानून के साथ। देखिए मनोज जी, कानून भी जरूरी है, समाज की मानसिकता आप साथ साथ लेके आप अभियान चला के लोगों को बदल सकते हो। आप इसी पर निर्भर नहीं रह सकते कि समाज की मानसिकता बदलेंगे, कानून की जरूरत नहीं। कानून की दोनों चीजें होना जरूरी है। हमने देखा पोटा आया तो कई राज्यों ने उसे अपनाने की कोशिश की, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था, लेकिन उसको केंद्र ने मंजूरी नहीं दी क्योंकि जिस राज्य को उसकी जरूरत थी। उस समय हम देख रहे थे कि मुंबई में किस तरह से अंडरवर्ल्ड सक्रिय था, नाम तो आपको जहां जरूरत थी, और उसके दुष्परिणाम भी हमने देखे हैं कि कैसे तो एक छोटे से मामले में यदि हथियार रखने में कैसे लोगों को सजा हो गई है। तो उसकी गंभीरता को देख के उसमें बाद में देखिए संशोधन हुए। तो कानून बनाना जरूरी है, लेकिन कानून का जो बात नायडू जी कह रहे थे क्रियान्वयन को लेकर, यदि आपने राजनीतिक दल में, मध्य प्रदेश में प्रदर्शन होते हैं तो किस तरह के प्रदर्शन होते हैं? राजनीतिक दल के लोग करते हैं। आप राजनीतिक दल के लोग यदि प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि कहीं पथराव हो गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान हो गया, कहीं आक्रोशित भीड़ ने कर दी, जो प्रताड़ित है, किसी का मर्डर हो गया, किसी की लाश मिली है जिसमें पुलिस के प्रशासन के खिलाफ नाराजगी रहती है कि समय पर कार्रवाई नहीं की, उसकी वसूली आप किससे करोगे? लेकिन इसको लेके तो पहले भी कोर्ट ने कहा कि अगर इस प्रकार के आंदोलन होते हैं और जो नुकसान होता है वो पॉलिटिकल पार्टियों से वसूल करना चाहिए, और महाराष्ट्र में ऐसा हुआ भी है। नायडू जी, एक और चीज़ है कि कानून अपनी जगह है, और जो भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बिना चर्चा के पास हो रहे हैं, तो पिछले दिनों हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जज इस पर चिंता जता चुके हैं कि जब कानून बिना चर्चा के पास होता है तो संकट ये होता है कि न्यायपालिका के पास कि उसके पास मुकदमों का अंबार लग जाता है, उसके बाद कई समय तक उनकी सुनवाई चलती रहती है और उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाता है। और इसका सबसे बड़ी वजह ये कि जब आप उस पर कानून पे वो बात नहीं होगी, लूप होल पे चर्चा नहीं होगी, उस पर सुझाव नहीं मांगेंगे, संशोधन नहीं होंगे, तब फिर उस संशोधन के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो शायद ये एक वो प्रवृत्ति है कि जिसके लिए कानून बना दिया जाए कि बिना बहस के कोई भी कानून, जो बिल आपका विधेयक है या बिल है, जो भी कुछ है, वो कानून का रूप नहीं ले पाए। हाँ, लेकिन अभी के जिस तरह के हालात बने हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है क्योंकि कानून जिस तरह से, जिस रफ्तार से बनाए जा रहे हैं, ये साफ साफ नजर आ रहा है कि सरकार जो है जितना सख्त दिखना चाहती है, जितनी है उससे ज्यादा सख्त दिखना चाहती है, और उतनी सख्ती वो इसलिए नहीं कर पाती कि उसका एजेंडा, उसकी नीयत साफ नहीं जी। और बहुत स्पष्ट है। अभी जैसे बहुत अच्छी तरह से मनोज जी, ब्रिजेश जी ने भी कहा कि जब कानून बनते हैं तो उसको आपने भी ठीक कहा कि जैसे कानून अगर बन रहा है उसमें पूरी चर्चा नहीं हुई है तो उस कानून को लागू करने से पहले 2 मरतबा सोचा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा करेगा कौन? गवर्नर जो है वो उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। कोर्ट तक या फिर ये हो जाए कि गवर्नर दूसरी पार्टी का बनाया हो, केंद्र सरकार की दूसरी सरकार हो वहाँ, तब गवर्नर एक बार उसको रोक सकता है। वो बड़ी तत्परता से उसको रिजेक्ट भी कर देगा। तो ये महसूस होता रहा है कि अभी जो हो रहा है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, प्रशासनिक जरूरत से नहीं है। प्रशासनिक अगर जरूरतें पूरी हो रही हैं तो कोई हर्ज नहीं है इस तरह के कानून लाने में, लेकिन ये हर बार महसूस होता है कि पूरी राजनीति का एक एजेंडा अगर बन के रह गया है वो, तो उसकी फेयरनेस पे, उसकी निष्पक्षता पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन दूसरी दिक्कत ये भी है ना कि कई सारे कानून हमने देखा कि केंद्र सरकार के भी कई सारे ऐसे कानून हैं जिनको बहुत सारे कानून बदल दिए गए हैं, कुछ बदलने की प्रक्रिया में है, और जो नए कानूनों की बात हो रही है तो उसको लेकर भी हम देखते हैं। अगर एग्रीकल्चर बिल की बात कर लें या भी हम बात करें कि वोटर आईडी की, कि अगर आधार से लिंक करने की बात है, तो इसकी भेंट वो कानून भी चढ़ जाते हैं जो हो सकता है कुछ सुधार की दृष्टि से लाए गए हों,
या बच्चियों की शादी की उम्र की बात कर रहे हैं हम, जो 18 से 21 साल करने को, कि आपको उसको संसदीय समिति को भेजना पड़ रहा है? मुझे अगर इस कानून के बारे में बात की जाती है, 21 साल की उम्र वाली शादी की बात कही जा रही है। 18 साल में बच्चे परिपक्व हो जाते हैं, अपने फैसले खुद कर सकते हैं। जी। ये हम लोग इस बात से भी महसूस करते हैं कि भाई हम लोगों को वोटिंग का अधिकार 18 में दे दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये 21 करने का मतलब ये है कि आप ऐसे कई सामाजिक सवालों को खड़ा करेंगे जो ना सिर्फ मुस्लिम या हिंदू या क्रिश्चियन समाज की दृष्टि से देखे जाते हैं। ये तो कुल मिला के एक ऐसे समाज, भारत जैसे देश में जहाँ परिपक्वता काफी जल्दी आ जाती है, बल्कि आप खुद देखिए कितने ऐसे देश होंगे जहाँ पे इस तरह के कानून की जरूरत पड़ी। तो ये कई सवाल तो ऐसे हैं कि इसका आखिर मतलब बड़े जोश से कहा जा रहा है कि बड़ा प्रोग्रेसिव कानून है ये। क्या प्रोग्रेस होती है इस कानून से, मुझे पता चले। कानून की जरूरत है क्या? अगर 18 के बाद में कोई शादी करना चाहे तो वो 21 तक क्यों रुके? हाँ, और जबकि ऐसी मजेदार बात यह है कि ये सारे कानून लाने के बावजूद बाल विवाह हो रहे हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल। लेकिन 18 के हम देख रहे हैं कि लड़कियां आज की तारीख में इंतजार करती हैं कि 18 साल की हो जाएं तो हम शादी कर लें, लव मैरिज कर से लें। कोई रोक नहीं भाई। देखिए, अब सवाल ये है कि 21 साल का एक कानून लाने का मतलब ये है कि आप 21 साल तक इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है ना। उसके बाद में करते हैं आप, इसको करना है, ये तो व्यक्तिगत मामला होता है। इसको कानूनन आप किस तरह का हैंडल करेंगे? लेकिन एक पक्ष ये भी आ जाता है ना उसमें कि लड़के को अगर 21 साल की तक आप अगर शादी के लिए आप कह रहे हैं तो वो भी 18 साल में सरकार चुन रहा है, तो शायद उसको भी 18 साल कर दिया जाए। नहीं तो हाँ, नहीं देखिए, उसकी जरूरत, हाँ, उसको करने की जरूरत नहीं। वो तो वैसे भी 18 साल भी, देखिए जब वो लड़की से शादी कर रहा है, 18 की शादी कर रहा है, कई बार ये होता है कि वो शादी सिर्फ रुके हुए हैं शादी के लिए, और इस बीच में कुछ हालात ऐसे बदल गए तो वो शादी नहीं हो पाती। तो उन परिस्थितियों को भी देखा जाना चाहिए। कई बार ये होता है कि मतलब कानून जो भी हो वो परिस्थितियां देखकर होना चाहिए, फिर उसके जो नफा नुकसान है वो अपनी जगह, उसके प्लस माइनस अपनी जगह, और उसको लेकिन जब अब तक कानून लाएंगे नहीं, उस पर चर्चा नहीं होगी, तब तक आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। देखिए, चर्चा इसलिए कराई जाती है कि सदन में भी चर्चा इसलिए कराई जाती है कि सारे पहलू उसके आ जाएं। यदि आप चर्चा नहीं करा रहे हो, जो चर्चा हम कर रहे हैं, यदि सदन में ये बात की चर्चा होती कि हमारे भारत की क्या परिस्थितियां हैं, किस तरह के हालात हैं, हम देख रहे हैं खाप पंचायत कैसे निर्णय करती है, 15 साल में शादी कर लेते हैं, बाल विवाह हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में क्या हालात क्या है, क्यों शादियां करते हैं, तो आप उन परिस्थितियों का जब आप चर्चा करोगे तो सारी आपके पूरे देश से लोग आते हैं, सदन के अंदर बैठते हैं, तो समय हर जगह की एक अलग अलग समस्या सामने आएगी, तो उसके बाद आप निर्णय लो। चर्चा नहीं होगी, लेकिन जवाबदारी सरकार के साथ विपक्ष की भी, और दोनों को अपनी जिम्मेदारी शायद निभाना चाहिए। तभी हम कह सकेंगे कि बेहतर कानून आप बना पाए, और समाज के हर वर्ग से, खासतौर से आपको सोशल सेक्टर के रिफॉर्म्स करने, अगर कानून बनाने, तो समाज के हर वर्ग से आपको संवाद करना होगा। बिल्कुल संवाद करने की जरूरत है, आपको विशेषज्ञों से संवाद करना पड़ेगा, लोगों से संवाद करना पड़ेगा। जी नायडू जी। नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कानून अगर आप ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कानून लाएं। अभी तक जितने कानून लाए गए हैं उनका पालन किस तरह से हुआ ये भी तो देखा जाए। एक मर्तबा दहेज कानून, आज 200 साल हो रहे हैं उस कानून को, हमारे यहाँ से 150 साल हो गया। कितना उसका हम लोग दुरुपयोग होने लगा, SC ST कानून का दुरुपयोग होने लगा। ऐसा है, उसके लिए भी शायद एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाए जो हर 5 साल या 10 साल में जैसे सेंसस होता, बाकी चीजें होती है, ताकि पुराने कानून बनाते जाएंगे, ट्राइब्यूनल बनाते जाएंगे, पुराने कानूनों की समीक्षा करो। क्योंकि हम देखते हैं एट्रोसिटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो जो सड़कों पे बवाल होता है। तो ये सारी जो चीजें जो आपने कहा कि संवाद तो होगा कैसे, क्योंकि आप अगर सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो संवाद होगा नहीं, और जब संवाद नहीं होगा तो विवाद होगा। और बोर्ड देखकर कानून फिर वो कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि समय और इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर संवाद एक ऐसा जरिया है जो हर चीज़ में ज़रूरी है, और ख़ास तौर से जब ऐसे कानून आप बनाते हैं जिसका प्रभाव पूरे समुदाय, समाज, देश, प्रदेश पर पड़ता हो, उसके लिए आपसी चर्चा, संवाद, समन्वय बेहद ज़रूरी है। और संवाद के बाद रास्ता जब निकलता है तो उसमें विवाद की गुंजाइश से कम बचती हैं, सौहार्द ज़्यादा झलक आता है। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।